आप देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग और आप हैं एएनएम के कैंडिडेट, तो ज़रूर आइए, ज़रूर पढ़िए। यहाँ से बढ़िया आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन टॉप लेवल का, वह भी सिर्फ यही मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आप सच में जॉब के चाह रखते हैं आप चाह कि हमें भी परमानेंट जॉब हो जाए, तो ज़रूर आइए और डेली आपके वीडियो मिलते हैं। जाइए, इससे पहले 15 वीडियो मैं डाल चुका हूं, जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए चैनल पर। सभी वीडियो को बारीकी से देखिए, समझिए, क्योंकि हम वीडियो के अंदर भी सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं, जिससे आपको अलग अलग क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है। तो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा वीडियो पूरे चैनल यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिएगा नहीं मिलेगा। बहुत आपको पढ़ाएगा, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई तैयारी नहीं करा रहा होगा, नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपको कोई नहीं देगा जो कि मैं देता हूं, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं जीएनएम का भी तैयारी कराता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बिना कॉस्ट के पीडीएफ के साथ में पढ़ाते हैं, ठीक है। ईमानदारी के साथ में पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है स्टूडेंट का। और अब बारी है आप लोग के जॉब दिलाने की, तो जॉब भी दिलाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलिए, प्रत्येक दिन पढ़ेंगे तभी संभव है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो नंबर आपका जो है 15वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो 50-50 क्वेश्चन सभी वीडियो में मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं 30 क्वेश्चन कर दिया हूं, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्ट 50 क्वेश्चन में नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमें कम करना पड़ा है, ताकि समय कम हो और आप लोग बोर फील ना करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, अल्मा आटा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? माय डियर, अल्मा आटा 1976, 78 या 1986 या 1988 में। तो जो अल्मा आटा है यह 1978 में एक सम्मेलन जो है, अल्मा आटा जगह का नाम है, यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। दूसरा है, कहता है एमएमआर का टीका कितने महीने में लगाते हैं? एमएमआर, ठीक है ना, एमएमआर, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, कितने महीने में लगाते हैं? तो आपको पता होगा मिजल्स के टीके को 9 महीने में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो 9 महीना आपका राइट आंसर होगा, याद रखने को। ओके। 3 है, कहता है सबके लिए स्वास्थ्य की अवधारणा का प्रस्ताव जो है संसद में कब पारित हुआ? मतलब सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है ना, मतलब हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य का अवधारणा प्रस्ताव जो है संसद में कब पारित हुआ? ठीक है, 1920 में, या फिर 1933, 1950 या 1978। तो 1978 में ही जो है संसद में सबके लिए स्वास्थ्य बिल जो है पारित हुआ। ओके ना। 4 नंबर का प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? आपको पता होनी चाहिए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। 5वां है, कहता है एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका, ठीक है ना, स्वास्थ्य जो दर्शिका है कितनी एएनएम के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक जो स्वास्थ्य सहायिका होती है वह 4 उपकेंद्रों को 4 एएनएम के पर्यवेक्षण का काम करती है, ठीक है ना। तो 4 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। एक सीएचसी कितने पीएचसी के ऊपर होता है? तो 4 पीएचसी के ऊपर एक सीएचसी होता है, ठीक है। 4 सब सेंटर के ऊपर जो है एक पीएचसी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से एक जो स्वास्थ्य दर्शिका है महिला, वह 4 एएनएम को पर्यवेक्षण का काम करती है। पर्यवेक्षण मतलब उसके कामों को देख रेख करती है, ठीक है ना। 6ठा है, शिशु का 1 वर्ष पर आदर्श वजन कितना होता है? एक शिशु को जो है 1 वर्ष पर आदर्श वजन 8 से 10 किलोग्राम माना जाता है, ठीक है, 8 से 10 किलोग्राम। लेकिन ऑप्शन में देखिए 8 से 10 किलोग्राम नहीं दिया गया है, 5 से 6 काफ़ी कम हो जाएगा। तो 10 से 12 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी शिशु का वजन 10 से 12 भी हो जाता है, ठीक है, 10 से 12, 11 से 12, 1 साल के बच्चे को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे देखिए BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, यह जो है कब शुरू की गई? तो 1993 इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा BFHI, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 8वां है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1987, 1980, 1981। तो बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1987 इज़ द राइट आंसर, लागू हुआ 1986 में, ठीक है, याद रखिएगा।
9वां है कुकुर खांसी, यानी इसी को हम लोग हुपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुपिंग कफ भी हम लोग इसको कहते हैं। और काली खांसी का संक्रमण का जो कारण होता है वह होता है बर्डोटेला पर्टुसिस। ये बर्डोटेला होगा, सही से लिखिएगा, ऐसे होता है बर्डेटेला, ठीक है, बर्डोटेला, यहाँ पे रेफ होगा, बर्डोटेला पर्टुसिस, ठीक है, पर्टुसिस होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। बर्डोटेला पर्टुसिस कुकर खांसी के लिए होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे है 10 नंबर, कहता है मरासमक यहाँ पे मेरेस्मस है। मरासमस का प्रमुख लक्षण कौन सा है? वजन घटना, भूख की कमी, ओके, शरीर की कोई चर्बी नहीं, ठीक है, शरीर की कोई चर्बी नहीं। और ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को पता होगा मरासमस को सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा रोग मतलब शरीर जो है सूखने लगता है, शरीर पर कोई जो है फैट यानी कोई भी चर्बी नहीं होता है, और मरासमस का यही लक्षण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 11 नंबर का प्रश्न है, एक समान प्रसर में अधिकतम कितनी रक्त हानि होती है? मैं ये लगभग 2 से 3 बार प्रश्न बता चुका हूँ, आप लोग बताइए। यह मैटरनल हेल्थ मिडवाइफ का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कितना बार बता चुका है, इसका आप लोग को आंसर बताइए, ठीक है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केस में कोर्ड मतलब नाभि को देर से क्लैंप करना चाहिए? मतलब किस केस में नाभि को जो है देर से क्लैंप करना चाहिए, ठीक है? कम वजन में, परिपक्व शिशु में, ठीक है, समय से पहले जन्म शिशु में, या फिर आरएचए अर्धसंगति में। तो परिपक्व जो शिशु होता है मैच्योर, उसमें जो है क्लैंप देरी से करनी चाहिए, याद रखिएगा। ओके, 13 नंबर है, गर्भ अवस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना क्या कहलाता है? माय डियर, गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी में जो वैजिना होता है, वैजिना के अंदर जो म्यूकस जो झिल्ली होता है उसका नीला रंग होना कौन सा चिन्ह को दर्शाता है? तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जो लोग हमसे जीएनएम के क्लास करें उनको पता होगा कि वैजिना का म्यूकोसा का नीला रंग होना एक चैडविक साइन को बताता है। एक होता है गुडविल्स, एक जैकुमियर, एक हैगर, उसमें से चैडविक साइन राइट होगा वैजिनल के लिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपके पूछेंगे एग्जाम में। गर्भ अवस्था में स्त्री का समान औसतन वजन कितना होता है? मतलब प्रेगनेंसी में एक फीमेल का औसतन एवरेज वजन कितना बढ़ जाता है? तो यह भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग बताइए। ऐसे यह 10 से 12 kg वजन बढ़ जाता है, तो इसके बीच में 11 है, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, 15 है, मासिक धर्म का प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है? मतलब जो मासिक धर्म होता है इसका प्रसरण अवस्था मासिक धर्म किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है, बताना है। HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दोनों यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। तो राइट आंसर एस्ट्रोजन होगा, हार्मोन को क्या करता है, मासिक धर्म के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है ना। 14 है, ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है। ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है, ठीक है, यूरेनियम द्वारा, रासायनिक द्वारा, दाब सहित जल भाप प्रेशर द्वारा। तो ऑटोक्लेव जो है बहुत सुंदर होता है किसी भी इक्विपमेंट को जो है संक्रमण मुक्त करने के लिए, और वह होता है स्टीम मतलब भाप पर, और दबाव पर, दाब के अंदर भाप पर जो है ऑटोक्लेव एक उपकरण होता है जिसमें किसी वस्तु को जो है किया जाता है निर्जीवाणुकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा पाइरिडॉक्सिन, नियासिन, बी कॉम्प्लेक्स, थाइमिन। तो नियासिन के कमी से पेलेग्रा रोग होता है, याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स गलत हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन भी बी ए कॉम्प्लेक्स है, बी का विटामिन B1 का नाम थाइमिन। 18 है, हाइजीन का क्या तात्पर्य है? हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, ध्यान में रखिएगा। हाइजीन का हिंदी में स्वच्छता कहते हैं। स्वस्थ बनाए रखना, रोग न होना, कूड़े करकट का उचित निपटान करना, शरीर को स्वच्छ रखना ही हाइजीन होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव्स में। 19 है, रक्ताल्पता से पीड़ित माँ को संतुलित आहार में क्या देनी चाहिए? मतलब एनीमिया, जो माता को एनीमिया है, रक्त की कमी है, उसको कैसा आहार देनी चाहिए? हरी सब्जियाँ देनी चाहिए, फल मेवा को ज़्यादा देनी चाहिए, जरदार सब्जियाँ अधिक देनी चाहिए, दाने एवं अंडा अधिक देनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि दाने और अंडा जो है आपको
अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। हरी सब्जियां जो है आपके आयरन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। लेकिन बात किया जाएगा फल मेवा को, तो इसमें जो है यह क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्या करता है कि यह एनीमिया को दूर कर सकता है। फल हो गया, मेवा हो गया, यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया को दूर करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, जूस पिलाता है लोग। 20 नंबर है, शासन द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है। कहता है मतलब सरकार के द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्ति की जाती है। कितने के जनसंख्या पर? 1000, 4000, 5000 सभी। तो माय डियर, आप लोगों को पता है जो आशा कार्यकर्ता वह भी स्वास्थ्यकर्मी ही होती है गांव के लेवल पर, और उसको 1000 के जनसंख्या पर जो है क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो 1000 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर है IM। IM मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। IV मतलब होता है इंट्रावेन। इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में, इंट्रावेन मतलब सीरा भेन में। तो IM जो है इंजेक्शन देते हैं तो कितने एंगल पर देते हैं? मांस में जो इंजेक्शन है कितने एंगल पर देते हैं? 15 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 45 या 90? तो माय डियर, इंट्रामस्कुलर मांस में जो भी इंजेक्शन दिलाता है वह सीधा दिया जाता है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। जैसे यह सरफेस है तो डायरेक्ट इंजेक्शन सीधा करके दिया जाता है 90 डिग्री पर, ठीक है। 22 नंबर में है, कहता है नर्सिंग प्रक्रिया में नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब क्या है? नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब होता है नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। डाटा इकट्ठा करना, नर्सिंग निदान बनाना, वास्तविक नर्सिंग देखभाल देना, देखभाल का आकलन करना। तो नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब ही होता है कि नर्सिंग वास्तविक में देखभाल प्रदान करना, ठीक है। देखभाल प्रदान करना ही नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब होता है कि वास्तविक में जो है नर्सिंग देखभाल देना। तो नर्सिंग हस्तक्षेप जब भी करेगी तो वह वास्तविक में देखभाल प्रदान करेगी। नर्सिंग प्रक्रिया का यही मतलब होता है, ठीक है। 23 नंबर है, उल्टी के आने के आभास को क्या कहते हैं? मतलब जब आपको ऐसा लगे कि अब हमें उल्टी होगा, उल्टी का मन करे, तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? हार्टबर्न, पायूरिया, ठीक है, या फिर नौसिया या फिर पायरोसिस। तो मैं आपको बता देता हूँ। नौसिया मतलब होता है वमन, वोमिटिंग का मन करना नौसिया होता है। जबकि बात करें पायूरिया, तो जो पायूरिया होता है, यह पायूरिया जो है आपके क्या होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हार्टबर्न, सीने का जलन होता है। रही बात एनोरेक्सिया की, तो एनोरेक्सिया जो होता है यह भूख न लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। एनूरिया जो होता है मैं बता देता हूँ, एनूरिया, एन यूरिया, यूरिया मूत्र को संबंधित करता है, और एन मतलब नहीं, मतलब मूत्र नहीं। तो मूत्र नहीं होगा, मूत्र का अनुपस्थित होगा तो एनूरिया होगा, ओके ना। पॉलीयूरिया, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और यूरिया मतलब मूत्र, मतलब बहुत मूत्र होगा तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। हल्का हल्का अगर मूत्र होगा तो वह ओलीगुरिया कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। 24 नंबर है, मूत्र में शुगर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई आदमी के मूत्र में अगर जो है शुगर आ रहा है, यानी ग्लूकोज आ रहा है उसके पेशाब के रास्ते से, मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज का मात्रा आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसोरिया कहते हैं। ग्लाइकोसोरिया क्यों? G फॉर ग्लूकोज और U फॉर यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, और उसी को हम लोग जो है मूत्र में शुगर कहते हैं। और यही जांच मूत्र का किया जाता है और पता चल जाता है कि मूत्र में अगर ग्लूकोज का मात्रा है तो वह पेशेंट शुगर वाला हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ वाला। रही बात, मैंने अभी ऊपर बताया, ओलीगुरिया का मतलब होता है मूत्र का कम बनना या मूत्र कम होना। हिमेचुरिया का मतलब होता है कि मूत्र में रक्त आना। होता है ना, H से हेमेटोलॉजी जो होता है वह रक्त को संबोधित करता है, और यूरिया जो होता है वह मूत्र को, ठीक है, और हेमेटोमोलॉजी रक्त को। तो हिमेचुरिया मतलब रक्त में जो मूत्र में रक्त आना, ओके। पायूरिया होता है, पायूरिया का मतलब होता है कि मूत्र में पस आना। मूत्र में जब पस आएगा तो उसे हम लोग पायूरिया कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी के लिए। आगे देखिए, ठीक है। चलिए 25 नंबर है, कहता है श्वसन क्रिया को पूर्णतः रुकना क्या कहलाता है? मतलब श्वसन चल रहा है और बिल्कुल अगर रुक जाए यानी अनुपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं?
एपनिया कहते हैं। एपनिया ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। एपनिया होता है जहाँ पे श्वसन बिल्कुल रुक जाता है। हाइपरपेनिया का मतलब होता है श्वसन जो है बहुत तेज़ होने लगता है। टेकीपेनिया का मतलब होता है कि तीव्र श्वसन, ठीक है, तीव्र श्वसन, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर है, कहता है आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। आपको यह साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, एएनएम के एग्जाम में। तो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है, हायरार्की मॉडल जो है वह दिया आपके मौसले साहब ने, ठीक है। माइंड स्ट्रक्चर मॉडल सिगमंड फ्रायड ने दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे मन संरचना मॉडल पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड, और अगर आवश्यकताओं का पदानुक्रम पूछेगा तो मैस्लो ने दिया, ठीक है, हायरार्की लॉ। 27 है, अगर वास्तविक आयु व मानसिक आयु बराबर हो तो किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना होगा। अगर उसका मेंटल एज और उसका एक्चुअल एज दोनों बराबर होगा तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, उससे 100 होगा, ठीक है, 100 होगा, याद रखिएगा। 28 है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के अवबोधन परसेप्शन को प्रभावित करता है। अवबोधन कहा जाए तो किसी भी चीज़ को पहचानने की क्षमता, ठीक है, जानने की क्षमता, यही अवबोधन होता है, परसेप्शन होता है, ठीक है। तो इससे हमें किसी चीज़ को जानने या पहचानने का जो है कौन सी चीज़ इनमें से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। सीखना, आवश्यकता, व्यक्ति की मनोदशा और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से जो है व्यक्ति के जो है परसेप्शन प्रभावित होगा। कैसे, आपका माइंड कैसा है यह प्रभावित करेगा, ठीक है ना। आवश्यकता आपको क्या है यह भी प्रभावित करेगा। आप सीख कैसे रहें यह भी प्रभावित करेगा, इसलिए सभी हो जाएगा, ओके ना। 29 नंबर सेकेंड लास्ट का है, कहता है किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं। तो किसी विषय वस्तु किसी चीज़ पर आप अगर अपनी इच्छा से अगर ध्यान लगा रहे हैं तो उसे हम जो है वॉलेंट्री जो है कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऐच्छिक ध्यान कहते हैं अपनी इच्छा से। अगर आपका बिना इच्छा से कहीं और ध्यान चला जाता है तो उसे अनैच्छिक कहते हैं, ठीक है। और हैबिचुअल जो होता है वह आपके स्वाभाविक रहता है कि ऑटोमेटिक किसी तरफ चला जाता है, वह स्वाभाविक होता है, ओके ना। चलिए 30 है, कहता है दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहता है। तो जाहिर सी बातें हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालीन स्मृति का मतलब दिन नहीं होता है, ठीक है, दिन नहीं होता है, महीना नहीं होता है, ठीक है, वर्ष नहीं होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर होगा। और माय डियर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो है दीर्घ का मतलब होता है कि दिन से लेकर वर्षों वर्ष तक कोई चीज़ें हमारे माइंड में याद है तो वही जो है हमारा दीर्घकालीन मेमोरी होता है। और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिया। आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार रहा इस 30 क्वेश्चन के ऊपर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बेस्ट क्वेश्चन के साथ हम लाते हैं वीडियो, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि बेस्ट क्वेश्चन है या नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यह जो है 15 नंबर का वीडियो समाप्त होता है। फिर ऐसे ही डेली नंबर बाय नंबर वीडियो आता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। और पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, पीछे तो मैं 50-50 क्वेश्चन का वीडियो ला रहा था, तो आप लोग ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। हम मिलेंगे बाकी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।